तो आज हम शुरू करेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा दिसंबर 2024 का सेशन, जो कि जनवरी 2025 में हुआ था। तो उसके पेपर को देखेंगे हम। आज 8 जनवरी 2025 के शिफ्ट 2 के क्वेश्चन हैं और ये काफ़ी लेटेस्ट है आपका। तो यहाँ देख सकते हैं कि 8 जनवरी 2025 के शिफ्ट 2 में जो हमारे यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर 1 हुआ था, उसके टोटल 50 क्वेश्चन को देखेंगे, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम जून 2025 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरू का ये 5 क्वेश्चन है डीआई, उसको देख सकते हैं आप। जैसा कि हमने कहा है कि इस वाले सेशन में हम लोग डीआई को छोड़कर चलेंगे, मैथ के क्वेश्चन को, बाकी सभी क्वेश्चन को देखेंगे। और डीआई मैथ के लिए अलग से वीडियो आएगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो हम सीधा 5 डीआई क्वेश्चन को छोड़ करके आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। देख लेते हैं कि वेस्टली और मैकलिन के मॉडल के तत्वों को उचित क्रम में व्यवस्थित करें। यानी वेस्टली या मैकलिन के मॉडल के प्रॉपर सीक्वेंस को बताना है। पहला है फीडबैक, दूसरा है कम्युनिकेटर यानी संचारक, तीसरा है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन यानी सूचना का स्रोत, चौथा है ऑडियंस यानी दर्शक, पांचवा है मास कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम लोग गेट कीपर भी कहते हैं, संचार संगठन या फिर द्वारपाल कहते हैं। तो इसका क्या सीक्वेंस होता है जिसे वेस्टली और मैकलिन ने बताया है अपने मॉडल में, तो उसको देखेंगे हम। इसमें सबसे पहले जो है कोई भी मतलब इन्फॉर्मेशन जो वो कहाँ से निकल के आ रहा है, उसका क्या स्रोत है, उसको देखा जाता है। ठीक, तो पहला क्या हो जाएगा, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। उसके बाद जो है वो कौन से कम्युनिकेटर है, उसका कौन है, संचारक कौन है, उसको देखा जाता है, वो 2 नंबर पे आएगा। फिर उसके बाद गेट कीपर द्वारपाल की बात होती है, जिसे यहाँ पे मास कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन भी दर्शाया गया है, वो होगा तीसरे नंबर पर। उसके बाद जो है ऑडियंस आएंगे, दर्शक आएंगे, उसे सुनने वाले उस कम्युनिकेशन के। ठीक, तो ये 4 नंबर पे हो जाएंगे। और लास्ट में जो है उसका फीडबैक दिया जाता है। ऐसे भी आप अगर थोड़ा मोड़ा भी आपको आइडिया होगा तो वहाँ से आप डिनोट कर सकते हैं। किसी भी चीज़ का जो है पूरा प्रोसेस हो जाने के बाद लास्ट में उसका फीडबैक दिया जाता है, तो फीडबैक को यहाँ लास्ट में रख सकते हैं। और स्टार्टिंग में जो है क्या रखेंगे, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन यानी सूचना का स्रोत। तो यहाँ क्रम हम देखेंगे कि फर्स्ट में सी है और लास्ट में ए है, इसी 2 से पकड़ेंगे, या फिर और भी इसको कर सकते हैं सी, उसके बाद 2 नंबर पे क्या है सी बी, ठीक है, और लास्ट में ए, सी बी लास्ट में ए। चलिए देखते हैं, सी बी से स्टार्ट है और लास्ट में ए जो है वह ऑप्शन नंबर सी में है, तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वेस्टली और मैकलिन संचार मॉडल यह बताता है कि संचार प्रक्रिया किसी स्रोत या प्रेषक से शुरू नहीं होती, बल्कि यह पर्यावरणीय कारकों से शुरू होती है। इनके अनुसार संचार प्रक्रिया तब शुरू होती है जब पर्यावरण में कोई उत्तेजना किसी व्यक्ति को संदेश बनाने और भेजने के लिए प्रेरित करती है। इस संचार मॉडल के तत्वों का क्रमानुसार क्रम है, वो क्या है, पहला है सूचना का स्रोत, उसके बाद है संचारक यानी कम्युनिकेटर, उसके बाद है गेट कीपर द्वारपाल जिसे जनसंचार संगठन भी कहा जाता है, फिर ऑडियंस है, दर्शक है, उसके बाद फीडबैक दिया जाता है लास्ट में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि न्यायिकों के अनुसार प्रार्थानुमान में उपनय किसे संदर्भित करता है। ये क्वेश्चन इंडियन लॉजिक का क्वेश्चन है और यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, ये इंडियन लॉजिक का क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं कि न्यायिकों के अनुसार प्रार्थानुमान में उपनय किस चीज़ को बताता है। पहला ऑप्शन दे रहा है कि प्रश्नगत प्रकरण में प्रतीक की उपस्थिति का कथन है, दूसरा है दृष्टांत के साथ सार्वभौम प्रतिज्ञप्ति का कथन है, तीसरा है प्रतिज्ञप्ति का कथन जो सिद्ध किया जाना है, और चौथा है करण का कथन। तो न्यायिकों के अनुसार प्रथानुमान जो है उसमें उपनय जो है वह प्रश्नगत प्रकरण में प्रतीक की उपस्थिति का कथन होता है। तो इस हिसाब से राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आगे चलेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि पाठ योजना के निम्नलिखित घटकों का कालक्रम में बताना है, उसको क्रोनोलॉजी से जाना है, ठीक है ना। पाठ योजना का तो ये आपके टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है कि विषय वस्तु का चयन करना पहले, फिर उसके बाद दे रहा है मूल्यांकन का विकल्प, तीसरा है अधिगम परिणामों की अभिकल्पना, चौथा है निदान के तरीके का अभिकल्पन, पांचवा है शिक्षा शास्त्र का
चयन। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सीखने के परिणाम को डिजाइन करना होगा, ठीक है ना। उसका जो है डिजाइन करना, सीखने के परिणाम को डिजाइन करना होगा। तो वो क्या होता है, सीखना यानी लर्निंग, यानी उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अधिगम। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है कि अधिगम के परिणामों का अभिकल्पन करना। देखिए यहाँ अभिकल्पन बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ आ सकता है, लेकिन उसका जो है कि आउटकम उसको बोला जाए, इसको इंग्लिश में पढ़िए समझ आ जाएगा कि डिजाइन लर्निंग आउटकम। तो ये जो है सबसे पहले हो जाएगा हमारा डिजाइन लर्निंग आउटकम। तो इसको 1 नंबर में दे सकते हैं। तो हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 में हैं, और 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पाठ्य योजना के निम्नलिखित घटकों का कालक्रम में सजाना है। तो चलिए इसको देखते हैं, इसका कालक्रम क्या हो सकता है। पहला है कि विषय वस्तु का चयन, मूल्यांकन का अभिकल्प, अधिगम परिणाम की अभिकल्पना और निदान के तरीके की अभिकल्पना। फिर है शिक्षा शास्त्र का चयन। तो देखिए इसमें जो है ये टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। सबसे पहले जो है हमें अधिगम के परिणाम का अभिकल्पना करना होगा, यानी डिजाइन लर्निंग आउटकम के बारे में सोचना होगा। तो ये ऑप्शन सी में है, ये पहले नंबर पे आ जाएगा, 1 नंबर पे, ठीक। उसके बाद जो है विषय वस्तु का चयन करना होता है, कंटेंट क्या है उसकी चयन करेंगे हम लोग 2 नंबर पे। फिर उसके बाद जो है शिक्षण शास्त्र का चयन करना पड़ता है कि कौन सा शिक्षण शास्त्र जो है वो हो सकता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ई में दिया हुआ है, शिक्षा शास्त्र का चयन। तो ये 3 नंबर पे हो जाएगा। और उसके बाद जो है डिजाइन का मूल्यांकन करना होता है, ठीक, यानी डिजाइन एवेलुएशन, ये मूल्यांकन का अभिकल्प हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4 नंबर पे। और 5 नंबर पे लास्ट पे जो है डिजाइन डायग्नोस्टिक मेथड, निदान के तरीके की अभिकल्पना हो जाएगी, ये 5 नंबर पे हो जाएगा। तो इसको करने के लिए हम CAEBD ऑप्शन हमारा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ए इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि कॉप का मीटिंग दिया हुआ है, उसका लोकेशन स्थिति क्या रहा है, उसको देखना है कि COP 11 COP 11 कहाँ पे हुआ था, COP 13 कहाँ हुआ, COP 15 कहाँ हुआ, और COP 19 कहाँ हुआ था। तो देखिए सबसे इसमें जो फेमस है वो COP 11 जो है वह मॉन्ट्रियल में हुआ था। तो इस हिसाब से हमारा COP 11 कहाँ पे चला जाएगा, वो मॉन्ट्रियल में चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 में है। फिर COP 13 जो है वो इंडोनेशिया के बाली में हुआ था, ये ऑप्शन नंबर 4 में हो जाएगा हमारा। फिर इसके बाद COP 15 जो है वो कोपेनहेगन में हो जाएगा, COP 15। फिर उसके बाद COP 19 जो है वो वार्सा में हो जाएगा, जो कि 2 नंबर में दिया हुआ है, ठीक। तो इस हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए का 3, बी का 4, इस पे ही हम लोग पकड़ लेंगे 2 ठो से ही, ए का 3 बी का 4। देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो ए का 3 बी का 4 ऑप्शन नंबर बी में है, इस हिसाब से राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। देखिए COP 11 जो है वो मॉन्ट्रियल में हुआ था, COP 13 बाली में हुआ था, COP 15 कोपेनहेगन में हुआ था, COP 19 वार्सा में हुआ था। फिर हम लोग मैच करेंगे। एक मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है कि बालक अपने माता पिता के समान होते हैं। फिर दूसरा ऑप्शन है बालक अपने माता पिता से अलग होते हैं। और तीसरा है बालक आगे जाने के बजाय औसत की तरफ गमन करते हैं। चौथा है बालक ह्रस्वमान सोपानिकी क्रम, ठीक है, यानी डायमिनेसिंग हायरार्की और वंशानुगत निधि प्राप्त करते हैं। और एक तरफ दिया हुआ है गाल्टन की ज्यामितीय विधि, दूसरी तरफ है प्रतिगमन का नियम, तीसरी तरफ है भिन्नता का नियम और चौथी तरफ है समरूपता का नियम। तो यहाँ कुछ नियम दिया हुआ है, उस नियम की एक तरफ परिभाषा दिया हुआ है, उसके हिसाब से हमको सजाना है। तो देखिए समरूपता का जो नियम होता है सबसे पहले देख लेंगे, ये आसान होगा हम लोगों को पकड़ना, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है कि समरूपता का जो नियम होता है वो बालक अपने माता पिता के समान होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समरूपता का नियम कहते हैं। वो ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा हमारा। कहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा। ये 4 का वो स्लाइड में यहाँ छुप जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक।
तो इस ऑप्शन से भी हम पकड़ सकते हैं एक से। लेकिन चलिए एक ठो और देख लेते हैं। दूसरा है विभिन्नता का नियम। विभिन्नता का नियम क्या होता है? तो वो अलग अलग भिन्नता को दर्शाएगा, यानी बालक जो है अपने माता पिता से अलग होते हैं, तो वो हमें भिन्नता के नियम को बताएगा। तो ये 3 का जो है बी में चला जाएगा, यानी ए का 4 और बी का 3। देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ए का 4 बी का 3, ये कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। इस हिसाब से हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की तरफ। इसको एक बार देख लेते हैं कि समरूपता का जो नियम है वह कहता है कि बालक अपने माता पिता के समान होते हैं। फिर विभिन्नता का नियम कहता है कि बालक अपने माता पिता से अलग होते हैं। और प्रतिगमन का नियम कहता है कि बालक आगे बढ़ने के बजाय औसत की ओर बढ़ते हैं। फिर गॉल्टन की ज्यामितीय विधि जो है वह कहता है कि बालक ह्रासमान सोपानी क्रम में वंशानुगत निधि प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ये कि पेरिस समझौते के अंतर्गत देशों का लक्ष्य वैश्विक तापमान वृद्धि को इस शताब्दी के अंत तक पूर्व औद्योगिक स्तर से किस सीमा तक सीमित रखना था। तो ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है और इससे पहले वाले शिफ्ट में भी आ चुका है। वहाँ पे हम इसकी चर्चा किए थे कि एक शताब्दी वर्ष में जो है अंत में इसके 1.5 डिग्री तक कम करने का लक्ष्य रखा गया था। तो ये काफ़ी फेमस, याद रखिएगा 1.5 डिग्री तक। देखिए पेरिस समझौते के तहत इस सदी के अंत तक देशों का लक्ष्य वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर से 1.5 डिग्री की सीमा तक सीमित रखने का प्रयास करना है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द एक्रोनिम VOIP। VOIP का क्या फुल फॉर्म होता है उसके बारे में बताना है। ये ICT से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, दूसरा है वॉइस ओवर इंट्रानेट प्रोटोकॉल, तीसरा है वैक्यूम ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, चौथा है वैक्यूम ओवर इंट्रानेट प्रोटोकॉल। तो इसका सबसे राइट आंसर होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये इस हिसाब से राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, विभिन्न तरह के ऐप यूज करते हैं, जैसे व्हाट्सअप, वाइबर, गूगल हैंग, फेसबुक मैसेंजर, ये सभी क्या होता है, ये इंटरनेट प्रोटोकॉल के ऊपर वॉइस हमारा चैट कॉल भी हो सकता है। जैसे इसी से रिलेटेड एक चला था कि वोल्टी मोबाइल जो है उसमें लिखा हुआ था, ठीक है ना, तो ये उसी से रिलेटेड है। आगे देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है। ये कह रहा है कि तृतीयक सीवेज शोधन का उपयोग मुख्य रूप से अपसल से किन यौगिकों को हटाने के लिए उपयोग किया जाता है। Tertiary sewage treatment is used to remove mostly following compound from the waste water। तो पहला देखिए कह रहा है नाइट्रोजनस कंपाउंड, नाइट्रोजन यौगिक, फास्फोरस कंपाउंड, फास्फोरिक यौगिक, तीसरा है ह्यूमिक मटेरियल, ह्यूमिक सामग्री, चौथा है ऑर्गेनिक वेस्ट यानी जैविक अपशिष्ट। तो इसका सबसे बेस्ट आंसर जो है वो हो जाएगा हमारा नाइट्रोजनी कंपाउंड्स और फास्फोरस कंपाउंड, यानी नाइट्रोजन का जो यौगिक होता है वो और फास्फोरस यौगिक, ये दोनों जो है ये तृतीय सीवेज शोधन के उपयोग के मुख्य रूप में इसके अपजल यौगिकों को हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका? तो नाइट्रोजन यौगिक का और फास्फोरस यौगिक का, यानी ए और बी, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इस हिसाब से राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए तृतीय सीवेज उपचार मुख्यतः सीवेज जल के उपचार प्रक्रिया का अंतिम चरण है, जिसका उद्देश्य पर्यावरण में छोड़े जाने से पहले अपशिष्ट जल की गुणवत्ता में सुधार करना है। तृतीयक सीवेज उपचार का उपयोग मुख्य रूप से अपशिष्ट जल से अधिकतर नाइट्रोजन यौगिक और फास्फोरस यौगिक को हटाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि फाइंड द करेक्ट क्लेम्स। कौन सा इसमें क्लेम सही है उसको पकड़ना है। पहला है कि निष्कर्ष के लिए एक से अधिक आधार वाक्य पर आश्रित होने पर अनुमान को सन्निकट कहा जा सकता है। दूसरा है कि अगले स्लाइड में देखेंगे हम लोग। दूसरा है कि दो तर्क वाक्य विरोधाभास कहे जाते हैं यदि एक दूसरे को नकारते हैं या अस्वीकृत करते हैं तब। तीसरा है उपवैपरीत्य, चाहे वे दोनों एक साथ सत्य नहीं हो सकते हैं, हालांकि वे दोनों एक साथ असत्य हो सकते हैं। चौथा है कि नकारात्मक तर्क वाक्य अपने विविध पदों को वितरित करते हैं। पांचवा है
किसी भी श्रेणीबद्ध तर्क वाक्य की गुणवत्ता निर्धारित कर सकती है कि क्या इसका उद्देश्य पद वितरित है। तो यहाँ पे हमें देखना है क्या कि सही कौन से कथन है, क्योंकि क्वेश्चन में हमारा पूछा गया था क्या, फाइंड द करेक्ट क्लेम, सही तर्क दावे को पहचान करना है कि इस पांचों ऑप्शन में से कौन सा है। तो यहाँ सबसे बेस्ट हमारा ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर बी और डी हो जाएगा। ये दोनों सही है, बाकी गलत है। क्या कह रहा है बी, तो दो तर्क वाक्य विरोधाभास कहे जाते हैं यदि एक दूसरे को नकारते हैं या स्वीकृत करते हैं। बिल्कुल सही। डी कह रहा है कि नकारात्मक तर्क वाक्य अपने विधेय पदों को वितरित करते हैं। तो ये भी सही है, नकारात्मक तर्क वाक्य जो है अपने विधेय पदों को वितरित कर देते हैं। इस हिसाब से ऑप्शन जो है बी और डी राइट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं किस ऑप्शन में बी और डी दिया हुआ है, वो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। इस हिसाब से राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य की पद्धति के आलोक में सही क्रम का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है कि परिकल्पना का प्रतिपादन, दूसरा है परिणामों की व्याख्या, तीसरा है समस्या की पहचान, चौथा है डेटा का संग्रहण, व्यवस्थित करना और विश्लेषण, पांचवा है परिकल्पना का सत्यापन, अस्वीकृति, परिष्करण। तो इसमें देखेंगे क्या करना है कि वैज्ञानिक साइंटिफिक इंक्वायरी के हिसाब से हमें इसको लेकर के चलना है। तो देखिए इसका जो है राइट आंसर जो है वो सबसे बेस्ट हमारा हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, एक सीक्वेंस क्रम दिया हुआ है। तो उसमें जो है क्वेश्चन नंबर 15 के लिए हमारा सबसे पहले समस्या की पहचान करना होगा कि कौन सी समस्या है आ रही है, उसकी पहचान करना होगा, तब उसमें आगे बढ़ेंगे। तो समस्या की पहचान के लिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, वो हमारा 1 नंबर पे हो जाएगा। ठीक, उसके बाद जो है परिकल्पना का प्रतिपादन करना होगा, एक फॉर्मूलेशन तैयार करना होगा हम लोगों को कि अपने हाइपोथेसिस का फॉर्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। तो ये ऑप्शन ए में दिया हुआ है, इसका 2 नंबर पे आएगा। फिर उसके बाद जो है डेटा कलेक्शन करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं और उस डाटा का एनालिसिस करते हैं। तो ये हमारा तीसरे नंबर पे आ जाएगा। फिर उसके बाद जो है इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट, परिणाम की हम लोग क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं। ये कितने नंबर पे आ जाएगा, 4 नंबर पे आ जाएगा। और सबसे लास्ट में जो है वह वेरिफिकेशन करते हैं, परिकल्पना का सत्यापन करते हैं। अगर वो सही पाया गया तो उस हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर दिया जाता है, अगर गलत पाया गया तो रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये ई नंबर में दिया है, ये 5 नंबर पे होगा। तो इस हिसाब से ये हमारा ऑप्शन जो है CADBE तैयार होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है और डी इज राइट आंसर हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन डी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा कथन जो है वह उत्तर आधुनिकतावाद के प्रति के अंतर्गत गलत है। यहाँ पे ध्यान देना है हमें, उत्तर आधुनिकतावाद के प्रति जो है वो गलत कथन की पहचान करना है। क्या करना है, गलत कथन की पहचान करना है। पहला है इसमें मूलभूत विषय पुनर्रचना के माध्यम से विषय को समझने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। दूसरा है यह शोध की आधारशिला के रूप में सभी भव्य व्याख्यानों को स्वीकार करता है। तीसरा है निश्चितता और समाधान के प्रति प्रतिरोध करता है। चौथा है यथार्थता की निश्चित धारणाओं की अस्वीकृति करता है। तो इसमें ध्यान देना है, हम लोग क्या करते हैं, गलत छांटना है, लेकिन हम लोग सही पढ़ लेते हैं और उसी को पहले आंसर कर देते हैं। तो सावधानी बरतना है। देखिए इसमें पहले कह रहा है कि इसमें जो है मूल पाठ विषय पुनर्रचना के माध्यम से विषय को समझने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है हमारा। दूसरा कह रहा है यह शोध की आधारशिला के रूप में सभी भव्य आख्यानों को स्वीकार करता है। सबको स्वीकार कैसे कर लेगा, ये तो नहीं होगा। यहीं पे हमारा गलत ये हो जाएगा स्टेटमेंट, बी नंबर, और गलत ही कह रहा है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। और सी में जो कह रहा है कि निश्चितता के समाधान के प्रति प्रतिरोध, तो ये सही है। डी में कह रहा है यथार्थता की निश्चित धारणाओं की अस्वीकृति, तो ये भी बिल्कुल सही है। देखिए उत्तर आधुनिकतावाद एक सांस्कृतिक आंदोलन जिसने आधुनिकतावाद को चुनौती दी, यह 20वीं शताब्दी के दूसरे भाग में दर्शन शास्त्र, कला, वास्तुकला और संगीत कला, नृत्य कला के क्षेत्रों में फैला था। यदि सभी भव्य आख्यानों को अनुसंधान के आधार के रूप में स्वीकार किया जाए तो यह गलत हो जाएगा आधुनिकतावाद के संदर्भ में, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि
किस सिद्धांत एटी और टी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी के लिए किए गए शोध का परिणाम है, जिसका उद्देश्य यह जानना था कि संप्रेषण चैनल के एक सिरे पर प्रेषक द्वारा निर्मित सूचना की इकाई किस प्रकार दूसरे सिरे पर प्रापक के लिए ईमानदारी पूर्वक पुनः उत्पादित हो जाती है। पहला ऑप्शन है आलोचनात्मक सिद्धांत, दूसरा है शैनन और वीवर का सिद्धांत, तीसरा है गैबर्नर संवर्धन सिद्धांत, चौथा है वाटर लिपमैन का सिद्धांत। तो यहाँ पे जो भी सिद्धांत दिया हुआ है उस सिद्धांत के हिसाब से हमको पकड़ना है कि किसके हिसाब से ये बात कही जा रही है कि एटी और टी टेलीकम्युनिकेशन, दो टेलीकम्युनिकेशन की बात की जा रही है, एक एटी और दूसरा टी के टेलीकम्युनिकेशन। उसके शोध का परिणाम है जिसका उद्देश्य यह जानना था कि संप्रेषण चैनल के एक सिरे पर प्रेषक द्वारा निर्मित सूचना की इकाई किस प्रकार दूसरे सिरे पर प्रापक के लिए ईमानदारी पूर्वक पुनः उत्पादित हो जाती है। तो ये शैनन और बीवर के थ्योरी के सिद्धांत के हिसाब से होता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, राइट आंसर इज ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा कि शैनन एवं बीवर के हिसाब से होता है ये, ठीक। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा है 18 नंबर। वो कह रहा है कि प्रचालन तंत्र को उनके विकास के क्रम में काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाना है, एवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। पहला कह रहा है कि रियल टाइम यानी वास्तविक काल, दूसरा है मल्टी प्रोसेसिंग यानी बहुप्रक्रमण, तीसरा है बैच प्रोसीडिंग यानी बैच प्रक्रमण, चौथा है सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग एकल प्रयोक्ता एकल कार्य। तो इसको देखना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के इवोल्यूशन कैसे हुआ था, उस कालक्रम में सजाना है हमको। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले जो है इसमें हमारा आएगा वो है बैच प्रोसेसिंग करना। क्या करना? बैच प्रोसेसिंग करना होगा सबसे पहले, वो ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। फिर उसके बाद जो है सिंगल यूजर और सिंगल टास्किंग करना होगा, ठीक, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। उसके बाद जो है हमारा मल्टी प्रोसेसिंग करना होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। और सबसे लास्ट में जो है वो हम रियल टाइमिंग करेंगे यानी वास्तविक काल करेंगे। तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर जो है CDBA हो जाएगा, CDBA, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। बी इज राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। पूछ रहा है कि पोस्ट इज़ परफॉर्म बाय, पोस्ट का क्या निष्पादन किसके द्वारा किया जाता है। तो ये जो है BIOS यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम के द्वारा किया जाता है। सबसे पहले जान लेंगे कि पोस्ट का क्या होता है। तो ये पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है। पोस्ट मतलब पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है, जो कि हमारा BOIS के तहत आता है, BOIS के तहत आता है। ये ऑप्शन नंबर सी में हो गया हमारा, ठीक। चलिए देखिए, पोस्ट का निष्पादन जो है BIOS यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम द्वारा किया जाता है। यह एक फॉर्मवेयर है जो कंप्यूटर चलाने पर सिस्टम हार्डवेयर घटकों को आरंभीकृत और परीक्षण करता है तथा कंप्यूटर हार्डवेयर को मैनेज करता है और यह सुनिश्चित करता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होने से पहले सब कुछ सही ढंग से काम कर रहा है या नहीं। ऑप्शन नंबर बी देखेंगे हम लोग। तो बी का क्वेश्चन जो है कह रहा है कि आधारिक सिद्धांत एक शोध रणनीति है जो नहीं करती है। क्या नहीं करती? यानी ग्राउंडेड थ्योरी इज ए रिसर्च स्ट्रेटजी दैट डज नॉट डेटा से सिद्धांत उत्पन्न करना। दूसरा है आगमनात्मक उपागम अपनाना। तीसरा है सांख्यिकीय प्रक्रियाओं के आधार पर निष्कर्षों का मार्ग प्रशस्त करना। चौथा है गैर सांख्यिकीय प्रतिचयन का उपयोग करना। पांचवा है संदर्भ को निरर्थक मानना। तो देखिए, इसमें जो है एक शोध रणनीति जो नहीं करती है, नहीं की पहचान करना है। ध्यान देना है यहाँ स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, जो नहीं करती है, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, डेटा से सिद्धांत उत्पन्न करना। ये तो होता है, बिल्कुल सही है। फिर बी में कह रहा है आगमनात्मक उपागम अपनाना, ये भी सही है। सी में जो है कह रहा है कि सांख्यिकीय प्रक्रियाओं के आधार पर निष्कर्षों का मार्ग प्रशस्त करना। सिर्फ सांख्यिकी के आधार पर नहीं किया जा सकता है, स्टैटिस्टिकल प्रोसीड्यूर के आधार पर सिर्फ नहीं किया जा सकता है। डी जो कह रहा है कि गैर सांख्यिकीय प्रतिचयन का उपयोग करना किया जाता है, बिल्कुल सही। तभी तो केवल सांख्यिकीय प्रक्रिया पर नहीं किया जा सकता। पांचवा कह रहा है कि संदर्भ को निरर्थक मानना। नहीं, संदर्भ रेफरेंस जो है वो उसको कैसे निरर्थक मान लेंगे, ये गलत हो जाएगा। तो हमारा गलत क्या हो गया, सी और ई।
और इसमें गलत ही पूछ रहा है, कौन नहीं है, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी और ई जिसमें सही होगा वो होगा। देखते हैं किस में है सी और ई, तो वो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। इस हिसाब से राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है एक मैथ का क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा के मुख्य घटक कौन से हैं, तो फोनेटिक्स, साइनेटिक्स, डिस्कोर्स, सिमेंटिक और प्रैग्मेटिक्स। तो इसमें बहुत अच्छा से ध्यान देना है कि कौन कौन से भाषा के कंपोनेंट्स, लैंग्वेज के मेन कंपोनेंट्स हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से हो सकता है और कौन कौन से है। पहला है ध्वनि विज्ञान यानी फोनेटिक्स, तो ये जो है होगा। दूसरा जो है वाक्य विन्यास है कह रहा है, यानी सेनेटिक्स, ये भी होगा। ठीक। तीसरा जो कह रहा है सी नंबर में डिस्कोर्स यानी प्रवचन, ये नहीं होगा। चौथा जो है वह सिमेंटिक कह रहा है, शब्दार्थ विज्ञान कह रहा है, तो ये भी होगा, बिल्कुल सही। पांचवा जो है प्रैग्मेटिक्स कह रहा है यानी व्यवहारिक ज्ञान, ये भी होगा। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी तैयार होता है, जिसमें ए बी टी दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अद्वैत के अनुसार यह वह नहीं है, वह किस चीज़ को निरूपित करता है। ये हमारा इंडियन लॉजिक का क्वेश्चन है। ये थोड़ा अटपटा लग सकता है क्योंकि ये है ही वैसा इंडियन लॉजिक, तो चलिए लेकिन फिर भी इसको प्रयास करेंगे इसको हल करने का कि अद्वैत के अनुसार यह वह नहीं है, यह किस चीज़ को निरूपित करता है। तो यह जो है अन्योन्य भाव को निरूपित करता है। किस चीज़ को निरूपित करता है, तो अन्योन्य भाव को निरूपित करता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। इस हिसाब से राइट आंसर इज सी। अद्वैतवासियों के अनुसार यह वह नहीं है का प्रतिनिधित्व अन्योन्य भाव करता है। अन्योन्य भाव का मतलब एक वस्तु का दूसरी वस्तु में अभाव होना या एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में न होना होता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे हम लोग। तो 24 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्भूत अभिप्रेरण के साथ ही किसी को अध्यापक बनना चाहिए। अध्यापक बनने के लिए कौन सा अंतर्भूत अभिप्रेरण नहीं है। यहाँ भी ध्यान दीजिएगा कि अंतर्भूत अभिप्रेरण नहीं की पहचान करना है कि नहीं, नहीं है उसको बताना है आंसर में। तो पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन कह रहा है यह संतुष्टि प्रदान करता है, तो ये तो बिल्कुल सही है। जिस चीज़ से हमें संतुष्टि मिलेगा वो करने के लिए हम अभिप्रेत होंगे, मोटिवेट होंगे, तो ये ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी कह रहा है कार्य करने के लिए करना, ये भी बिल्कुल सही है। डूइंग इट फॉर इट्स सेक, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी कह रहा है बेहतर वेतन, और ऑप्शन डी कह रहा है कि स्वयं का विकास या वृद्धि, इसके लिए भी कर सकते, लेकिन सिर्फ बेहतर वेतन पे हम ये अंतर्भूत हम लोग को मोटिवेशन अभिप्रेरण नहीं मिल सकता है। ठीक, तो इस हिसाब से राइट आंसर इज ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए शिक्षक बनने के लिए व्यक्ति में आंतरिक प्रेरणा होनी चाहिए, इससे संतुष्टि मिलती है एवं स्वयं का विकास होता है तथा काम के प्रति लगाव होता है। शिक्षण आधुनिक समाज को सभ्य बनाने का आधारभूत स्तंभ होता है। इसके लिए सुंदर वेतन आंतरिक प्रेरणा नहीं होती, अतः अंतर्भूत अभिप्रेरण के साथ ही किसी को अध्यापक बनना चाहिए तथा बेहतर वेतन अध्यापक बनने के लिए अंतर्भूत अभिप्रेरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा वो मैथ का है, इसको देख लीजिएगा, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि यूडीएल का फुल फॉर्म क्या है, किस चीज़ का, यूडीएल का। चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है यूनिफॉर्म डेवलपमेंट ऑफ लेसन, यूनिवर्सल डिज़ाइन ऑफ लर्निंग। तीसरा है यूनिक डेवलपमेंट ऑफ लेक्चर। चौथा है यूनिवर्सल डिपार्चर ऑफ लर्निंग। तो यूडीएल का जो है सबसे बेस्ट आंसर होगा यूनिवर्सल डिज़ाइन ऑफ लर्निंग। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा, यूनिवर्सल डिज़ाइन लर्निंग, बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे हम लोग। तो 27 कह रहा है कि प्रथम आकृति में AEE के में क्या सत्य के रूप में दावा किया जा सकता है। मतलब प्रथम आकृति जो है उसमें AEE के प्रकाश में क्या, मतलब कट जा रहा है थोड़ा सा, प्रकाश में AEE के प्रकाश में क्या सत्य रूप से दावा किया जा सकता है। चलिए पढ़ते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन है कि मध्य पद प्रमुख आधार वाक्य में वितरित होते हैं। दूसरा है इसमें अवैध गौण पद दोष होते हैं। तीसरा है इसमें अवैध मुख्य पद दोष हैं। चौथा है मध्य पद
लघु आधार वाक्य में वितरित होते हैं। पांचवा है निष्कर्ष किसी भी पद को वितरित नहीं करता है। तो यहाँ पे हमारा सबसे राइट आंसर जो हो जाएगा, इसको ऑप्शन में छाटने के चलेंगे हम। तो देखिए पहला ऑप्शन है कि पद मध्य पद प्रमुख आधार वाक्य में वितरित है, बिल्कुल सही। दूसरा जो है इसमें अवैध गौण पद दोष है, तो ये नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी है इसमें अवैध मुख्य पद होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है, अवैध जो है मुख्य पद दोष होता है। ऑप्शन डी जो कह रहा है कि मध्य पद लघु आधार वाक्य में वितरित होता है, बिल्कुल सही। पांचवा जो है निष्कर्ष किसी भी पद को वितरित नहीं करता है, ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है, पद को वितरित करता है निष्कर्ष। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए सी डी होगा। जो देखते हैं किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ए सी डी, ये ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैज्ञानिक सिद्धांत की विशेषता नहीं है। यहाँ भी ध्यान देना है, वैज्ञानिक सिद्धांत की विशेषता नहीं है पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या पूछा जा रहा है, नहीं है। पहला है किसी सिद्धांत को सरल और परिशुद्ध शब्दों में प्रकट किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही। दूसरा है कि किसी सिद्धांत को पूर्व में स्थापित ज्ञान के ढांचे या वैधिकृत सिद्धांतों के अनुरूप नहीं होना चाहिए। सोचिए इसको, यहाँ पे तो कह रहा है कि मतलब किसी भी सिद्धांत को जो पूर्व में स्थापित जो ज्ञान आ रहा है उसके ढांचे या वैधिकृत उसका जो सिद्धांत है उसके अनुरूप नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर उसके अनुरूप नहीं है तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। 2+2 4 होता है, तो इसका ज़रूर यूज होगा आगे जो भी साइंटिफिक कैलकुलेशन ये होगा उसमें 2+2 4 ही होगा, ना कि 5 हो जाएगा। तो ये तो गलत हो गया ना हमारा, और गलत ही पूछा जा रहा है। तो इस हिसाब से राइट आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और बाकी के हम ऑप्शन पढ़ देते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है कि इसके द्वारा स्वयं उसकी व्याख्या और सत्यापन के साधन प्रदान किए जाने चाहिए। ऑप्शन नंबर डी जो है इसके द्वारा नई खोजों का मार्गदर्शन किया जाना चाहिए और उन क्षेत्रों की पहचान करनी चाहिए जिनके बारे में जांच आवश्यक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, भारत के सभी तकनीकी शिक्षा संस्थानों को विनियमित करने वाली संस्था कौन सी है। सभी तकनीकी शिक्षण संस्थानों को विनियमित करने वाली संस्था कौन है। NPTEL, NCERT, NCTE और AICTE। तो देखिए अगर आप पता होगा AICTE का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो यहाँ टेक्निकल से आप कर सकते हैं कि तकनीकी शिक्षा संस्था को विनियमित करने वाली है ये, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। इस हिसाब से राइट आंसर इज डी। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, इसी को ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन कहते हैं, की स्थापना नवंबर 1945 में की गई। यह संस्था भारत में तकनीकी शिक्षा को विनियमित करती है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का मुख्य कार्य इंजीनियरिंग, तकनीकी, आर्किटेक्चर आदि को बढ़ावा देना तथा इनकी गुणवत्ता को बनाए रखना और देश में तकनीकी शिक्षा प्रणाली के विकास की योजना बनाना है तथा इन योजनाओं का समन्वय करना है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जक है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस गैस का जो है, ग्रीन हाउस गैस का सबसे बड़ा उत्सर्जक जो है वह चीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो ये ग्रीन हाउस का जो रिलेटेड क्वेश्चन है, ये इसका यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी चाइना हो जाएगा। ये करंट में है, ये आने वाले समय में चेंज भी हो सकता है, लेकिन अभी एक जून सेशन के लिए आप चाइना ही याद करके जाइए कि वर्तमान समय में जो है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के मामले में चीन विश्व में अग्रणी देश है। आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो वो क्वेश्चन है हमारा कि प्रोग्रामिंग भाषाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिसाब से सोचना है। पहला है कि एल्गोरिथम चरणों की निश्चित संख्या में समस्या का समाधान करता है। किसमें करता है कि एल्गोरिथम चरणों की निश्चित संख्या में समस्या का समाधान करता है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। फिर और स्टेटमेंट देखते हैं कौन से और सही है। तो और हमारा है बी नंबर में कि असेंबली भाषा निम्न स्तर की प्रोग्रामिंग भाषा है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा
बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सी कह रहा है कि मशीनी भाषा में लिखित कोड अधिक सुहावा होते हैं, यानी ए कोड रिटन इन मशीन लैंग्वेज इज हाईली पोर्टेबल। नहीं, हाईली पोर्टेबल नहीं होते हैं, तो इस हिसाब से ऑप्शन सी कट जाएगा हमारा। डी कह रहा है कि प्रोग्रामिंग भाषाओं का उपयोग करके एल्गोरिथम को क्रियान्वित किया जाता है। बिल्कुल सही। तो उधर हमारा ए सही था और इधर बी और डी सही है। तो ए बी डी देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है। ए बी डी ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, इस हिसाब से राइट आंसर इज ऑप्शन बी। आगे देखेंगे हम लोग, अगला रीजनिंग है हमारा, इसको देख लीजिए, काफ़ी आसान है। फर्स्ट प्लेस पे इसको देख लेंगे, एक बार बता दे रहे हैं थोड़ा सा। ये ए से सी देखिए और सी से ई देखिए, देखिए कितना का इसमें इंक्रीजमेंट होते जा रहा है। ए में 2 जोड़ेंगे तो सी आ जाएगा, ठीक है। सी में फिर 2 जोड़ेंगे तो ई आ जाएगा। फिर उसी तरह जो है एल से जे को देखिए और जे से एच के देखिए, फिर वाई से डब्लू को देखिए, डब्लू से यू, फिर अगला आपको निकल जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन है कि उच्चतर शिक्षा को इस प्रकार भी जाना जाता है, हायर एजुकेशन को किस हिसाब से जाना जाता है, यानी कि और किस नाम से जाना जाता है वो बताना है। तो ये जो है हमारा तृतीयक शिक्षा आ जाता है, ठीक है ना। ये हमारा तृतीय टर्शियरी एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कहाँ दिया हुआ है 33 का सी नंबर। उच्चतर शिक्षा को तृतीयक शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। इसे माध्यमिक शिक्षा के बाद के स्तर के रूप में जाना जाता है। यह औपचारिक शिक्षा का एक वैकल्पिक चरण है जो कि माध्यमिक शिक्षा के बाद होता है और इसमें विद्यालय, कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज आदि शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि एक्शन रिसर्च के प्रारूप के आलोक में सही क्रम को चुनिए। पहला है इंटरप्रिटेशन यानी व्याख्या करना, रिजल्ट यानी परिणाम, फिर सी में कह रहा है कि परिचय, उद्देश्य, कार्य प्रणाली यानी इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, मेथडोलॉजी। डी में कह रहा है सजेशन यानी सुझाव। ई में कह रहा है इंटरवेंशन एंड इम्पैक्ट ऑफ इंटरवेंशन यानी हस्तक्षेप और उस हस्तक्षेपों का क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। तो इसका क्रम हम पहले सजाएंगे। तो अगर यहाँ थोड़ा सा भी आप सोचिएगा अपना, तो सबसे पहले हम ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, कहीं भी इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो किस ऑप्शन में इंट्रोडक्शन की चर्चा हो रही है, ऑप्शन नंबर सी में, वहाँ पे परिचय, उद्देश्य और कार्य प्रणाली की बात हो रही है। तो सबसे पहले हमारा वो ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी पहले पे आ जाएगा। उसके बाद जो है परिणाम की हम चर्चा करेंगे, वो कहाँ पे दे रहा है, तो वो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है, ये 2 नंबर पे हो जाएगा। फिर तीसरे पे जो है हस्तक्षेप और हस्तक्षेपों का प्रभाव हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ई में दे रहा है। फिर उसके बाद जो है व्याख्या उसकी करेंगे, इंटरप्रिटेशन करेंगे, वो चौथे नंबर पे ही हो जाएगी। फिर सुझाव जो है, सजेशन लास्ट में हम देंगे कि इसके लिए क्या सजेस्ट कर सकते हैं, तो वो 5 नंबर पे हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा क्या ऑप्शन का सीक्वेंस तैयार हुआ, सी बी ई, तो इसी 3 पे पढ़ेंगे, सी बी ई, ठीक है। वो देखेंगे किस ऑप्शन में सी बी ई, वो ऑप्शन नंबर सी में है, तो इस हिसाब से राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये मैथ का है, चक्रवृद्धि ब्याज का, इसको बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है कि सही कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन ए जो है वो कह रहा है कि शिक्षा समवर्ती सूची में है। तो अगर थोड़ा भी आप इंटरेस्टेड होंगे पॉलिटी में या करंट अफेयर में, तो यहाँ से पकड़ सकते हैं कि 42 अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1976 में ही शिक्षा को समवर्ती सूची में, राज्य सूची में पहले था और इसको समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। तो वो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा, ए वो सही हो जाएगा, ठीक। बी नंबर कह रहा है कि किसी भी राज्य का राज्यपाल उस राज्य के सभी केंद्रीय या राज्य विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होते हैं। तो देखिए इसमें कुछ सही है, उस राज्य के राज्य विश्वविद्यालय, स्टेट यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति होते हैं चांसलर, लेकिन केंद्रीय इसमें जो डाल दिया इस हिसाब से ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के चांसलर वो नहीं होते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के चांसलर प्रेसिडेंट होते हैं, इंडिया के राष्ट्रपति। ऑप्शन सी जो है राष्ट्रपति भारत के सभी विश्वविद्यालय को कुलाधिपति होते हैं, ये भी गलत हो गया। राष्ट्रपति कुलाधिपति होते हैं लेकिन केवल केंद्रीय विश्वविद्यालय के, सभी के नहीं। ऑप्शन डी है सभी शैक्षणिक संस्था केंद्र सरकार से वित्तीय निर्धारण प्राप्त करते हैं। तो देखिए सभी शैक्षणिक संस्था जो है
केंद्र सरकार से ही नहीं प्राप्त करेगा। जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है वो केंद्र सरकार से प्राप्त करेगी, लेकिन स्टेट यूनिवर्सिटी जो है उनके लिए राज्य सरकार अनुदान देती है, जो भी वित्तीय सहायता होती है वो। तो इस हिसाब से ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई जो है, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन डी भी गलत है। और ऑप्शन नंबर ई देखेंगे, वो कह रहा है कि जो भी शिक्षा का उपकार संग्रह किया जाता है वह केंद्र सरकार को जाता है। तो क्या ये सही है? तो ये बिल्कुल सही है। इस हिसाब से ऑप्शन ई जो है हमारा सही हो जाएगा। और ऊपर में सबसे पहले ए सही हुआ था, तो ए और ई सही है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए में दिया हुआ है, तो ये सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, तो देखेंगे टाइप ऑफ कंप्यूटर दिया हुआ है और उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो सुपर कंप्यूटर का एग्जाम्पल क्या है, मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन सा है, मिनी कंप्यूटर कौन सा है, माइक्रो कंप्यूटर कौन सा है, उसकी पहचान करना है। तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है IBM S390, IBM PC, PDP सेकेंड और क्रे 1। तो क्रे 1 जो है यह हमारा क्या है, सुपर कंप्यूटर है। तो क्रे 1 ए में जो दिया हुआ है ये सुपर कंप्यूटर हमारा हो जाएगा। उसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो IBM S3090 हो जाएगा। तो ये कहाँ, इधर दिया हुआ है। फिर जो है मिनी कंप्यूटर जो है वो हमारा PDP सेकेंड हो जाएगा। और माइक्रो कंप्यूटर जो है वो IBM PC हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, ए का 4, बी का 1, ठीक, सी का 3 और डी का 2। ए का 4, बी का 1, सी का 3 किस ऑप्शन में है उसको देखते हैं हम लोग। तो ए का 4, बी का 1, सी का 3, ये ऑप्शन नंबर ए में है हमारा। तो ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अध्यापन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। अध्यापन और अधिगम अखंड रूप से संबंधित हैं। दूसरा है अध्यापन और प्रशिक्षण में कोई अंतर नहीं है। तीसरा है समस्त बेहतर अध्यापन औपचारिक प्रकृति का होता है। चौथा है अध्यापक एक वरिष्ठ व्यक्ति होता है। पांचवा है अध्यापन एक सामाजिक कृत्य है जबकि अधिगम एक व्यक्तिगत कृत्य है। तो इसमें देखना है क्या कि कौन से कथन सही है, सही की पहचान करना है। तो देखिए पहला कथन कह रहा है कि अध्यापन और अधिगम यानी लर्निंग अखंड रूप से संबंधित है। ये दोनों काफ़ी टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटीग्रली रिलेटेड, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है अध्यापन और प्रशिक्षण में कोई अंतर नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, अध्यापन और प्रशिक्षण में अंतर होता है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी कह रहा है बेहतर अध्यापन औपचारिक प्रकृति का होता है, केवल औपचारिकता भर ही होती है, औपचारिकता पूरी कर दीजिए, हो गया, नहीं, गलत। ऑप्शन डी कह रहा है अध्यापक एक वरिष्ठ व्यक्ति होता है। क्या अध्यापक एक वरिष्ठ व्यक्ति, उसमें सीनियर और जूनियर से मतलब नहीं होता है, ये गलत हो गया। ऑप्शन ई कह रहा है अध्यापन एक सामाजिक कृत्य है जबकि अधिगम एक व्यक्तिगत कृत्य है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे हमारा ए और ई सही होगा। तो देखेंगे किस ऑप्शन में ए और ई दिया हुआ है, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सीखने की प्रगति में व्यवस्थित करिए। सीखने की प्रगति में हमको क्या करना है, व्यवस्थित करना है। तो नई स्थिति में जानकारी का उपयोग करें। दूसरा है विचारों या अवधारणाओं की व्याख्या करें। तीसरा है संबंध स्थापित करें। और चौथा है तथ्यों और सूचनाओं को याद करें। पांचवा है नया काम करें। तो देखिए इसमें जो है सीखने के क्रम में हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, तथ्य और सूचनाओं का स्मरण कर सकते हैं, जो कि कहाँ दिया हुआ है हमारा, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तथ्य और सूचनाओं का क्या करेंगे, याद करेंगे। फिर उसके बाद जो है याद करेंगे यानी स्मरण करेंगे, मेमोराइज करेंगे। दूसरा है विचारों या अवधारणाओं की व्याख्या करें। तो विचारों या अवधारणाओं की व्याख्या करें, ये हमारा कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। बी जो है दूसरे नंबर पर आएगा। फिर उसके बाद है नई स्थिति में जानकारी का उपयोग करें। तो नई स्थिति में जानकारी का उपयोग करें, ऑप्शन नंबर ए में है। उसके बाद है संबंध बनाएं यानी एक दूसरे कनेक्ट करें उस चीज़ को। और लास्ट में नए कार्य का निर्माण करना है। तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर जो है DBACE हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें जो है मीडिया का संचार का लेखक दिया हुआ है, उसकी पुस्तक दिया हुआ है, वो बताना है। देखिए फ्यूचर शॉक बुक है। फिर उसके बाद है कल्चरल स्टडीज़ 2 पैराडिग्म इन मीडिया कल्चर एंड सोसाइटी।
तीसरा है द प्लेजर ऑफ द टेक्स्ट। चौथा है टेक्नोपोलॉजी द सरेंडर ऑफ कल्चर टू टेक्नोलॉजी। इसको मिलान करना है हम लोगों को। चलिए देखते हैं कौन किस में हो सकता है। तो कल्चरल स्टडीज़ काफ़ी फेमस बुक है और ये हमारा स्टुअर्ट हॉल की पुस्तक है, जो किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक, उसके बाद जो है टेक्नोपोलॉजी द सरेंडर ऑफ कल्चर टू टेक्नोलॉजी, ये पुस्तक जो है टेक्नोलॉजी तक, ये पुस्तक हमारा नील पोस्टमैन ने लिखा हुआ है, जो कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और द फ्यूचर शॉक जो है वो एल्विन टॉफलर लिखा हुआ है, एल्विन टॉफलर फ्यूचर शॉक, ये यहाँ पे आ जाएगा। और द प्लेज ऑफ द टेक्स्ट, ये रोलैंड बॉर्थेस लिखे हुए, द प्लेज ऑफ द टॉन्ग। तो इस हिसाब से हम देखेंगे कौन हमारा ऑप्शन बैठ रहा है, ए का 2, बी का 4। देखते हैं, ये ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो इस हिसाब से राइट आंसर इज ऑप्शन ए। एक बार और पढ़ देते हैं। द कल्चरल स्टडीज़ टू पैराडिग्म इन मीडिया कल्चर एंड सोसाइटी, किसने लिखा, स्टुअर्ट हॉल ने। फिर टेक्नोपोली द सरेंडर ऑफ कल्चर टू टेक्नोलॉजी, नील पोस्टमैन ने लिखा। फ्यूचर शॉक वो जो है एल्विन टॉफलर ने लिखा। द प्लेजर ऑफ द टेक्स्ट जो है रोलैंड बॉर्थेस ने लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंस्टीट्यूट को उसके किस संगठन से एसोसिएटेड है, उसको लिखना है, उसको बताना है, मिलान करना है। यहाँ पे एक तरफ है तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला और बनारस एवं नवद्वीप। दूसरी तरफ दे रहा है तांत्रिक बौद्ध दर्शन सीखने का ब्राह्मणवादी केंद्र। तीसरा है संस्कृत सीखने का प्रमुख स्थान। चौथा है बौद्धों को सीखने का केंद्र। तो सबसे पहले यहाँ बौद्ध के लिए सीखने का जो केंद्र था बौद्धों का, वो क्या था, नालंदा था। तो वो कहाँ पे दिया हुआ है, नालंदा। उसको बौद्ध का सीखने के केंद्र में मिलाएंगे हम। तो ये ऑप्शन बी का जो है क्या आ जाएगा हमारा राइट आंसर, बी का 4 हो जाएगा। फिर देखेंगे हम ब्राह्मणवादी शिक्षा का जो केंद्र था वह तक्षशिला था, ब्राह्मणवादी शिक्षा का केंद्र, ये 1 का 2 हमारा हो जाएगा। उसके बाद जो है बौद्ध तांत्रिक बौद्ध दर्शन, तांत्रिक बौद्ध दर्शन से ही रिलेटेड है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, लेकिन तांत्रिक बौद्ध दर्शन की बात हो जा रही है। ठीक, तो ये तांत्रिक बौद्ध दर्शन जो है ये विक्रमशिला से रिलेटेड हो जाएगा। और संस्कृत सीखने का प्रमुख केंद्र बनारस, आज भी हमारे मतलब संस्कृति के लिए बनारस जो है वो जाना जाता है, संस्कृत के क्षेत्र के लिए। तो इस हिसाब से हमारा ए का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा। चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में है, ए का 2, बी का 4, ऑप्शन नंबर डी में है, डी इज राइट आंसर। देखिए तक्षशिला जो है वो ब्राह्मणवादी शिक्षा का केंद्र था, नालंदा जो है बौद्धों का सीखने का केंद्र था, और विक्रमशिला जो है तांत्रिक बौद्ध दर्शन था, बनारस और नवद्वीप जो है वो संस्कृत सीखने का प्रमुख स्थान था। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि डैश मैकबाइंड रिपोर्ट किस शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित हुआ था। देखिए कह रहा है सप्रेस्ड वॉइस डोमिनेंट वर्ल्ड, यूनाइटेड वॉइस थर्ड वर्ल्ड, मैनी वॉइस वन वर्ल्ड, अदर वॉइस डेवलपिंग वर्ल्ड। ठीक है, तो ये जो है मैनी वॉइस वन वर्ल्ड के तहत मैकबाइंड रिपोर्ट इस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। ये किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में है, मैनी वॉइस वन वर्ल्ड नामक मैकबाइंड रिपोर्ट जो है इसी शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें अर्जुन इज वॉकिंग टू स्कूल इज कोडेड एज NASIAGDRV है। तो इसको कैसे बनाएंगे कि इसमें देखेंगे हम लोग, इसमें अर्जुन और ये वाले में अर्जुन कॉमन है, तो फिर उसी तरह का इसका जो कोडिंग किया हुआ है, फिर अगला इसका जो कोडिंग होगा उसमें जो होगा दोनों कॉमन जब आ जाएगा तो वो अर्जुन का कोड हो जाएगा। फिर उसी तरह वॉकिंग यहाँ भी है, वॉकिंग यहाँ भी है, तो उसमें जो 2 आएगा वो उसका क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, और वही उसका कोड हो जाएगा। इस तरह से छांट लेंगे और अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो इसको बना लीजिएगा, नहीं होगा तो इसका एक अलग से वीडियो आएगा, वहाँ पे हम इसको डिटेल एक्सप्लेन कर देंगे। देखते हैं अगला है निम्न देशों को उनके अनुवांशिक रूप से परिवर्तित फसल यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप भूमि क्षेत्र के अनुसार उसके पास बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है कि जो भी यहाँ देश ऑप्शन में दिया हुआ है उसके पास जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के लिए कितना लैंड है और उसका असेंडिंग ऑर्डर लगाना है, सबसे कम फिर उससे ज़्यादा फिर उससे ज़्यादा।
तो ऑप्शन क्या दिया हुआ है, साउथ अफ्रीका, अर्जेंटीना, चाइना, ब्राज़ील और कनाडा। तो यहाँ जो है सबसे ज़्यादा जो है जेनेटिकली मॉडिफाई जो है वह क्या हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका के पास होगा। ठीक, लेकिन इस क्वेश्चन को जो है एनटीए अपने आंसर की में हटा दिया है, क्योंकि उस हिसाब से यहाँ पे सुटेबल नहीं बैठ रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग क्या कर देंगे, इसको छोड़ देंगे। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 है। ये 45 कह रहा है कि निम्नलिखित में से डैश परिभाषा किसकी संकल्पना को अधिक तीक्ष्ण रूप से प्रस्तुत करके अनेकार्थता अथवा अस्पष्टता को समाप्त करने के लिए निर्मित की गई थी। तो क्या क्या दे रहा है, अनुबंधकारी, परिशुद्धकारी, सैद्धांतिक, अनुनयकारी। तो यहाँ जो है परिशुद्धकारी जो है वह किसी संकल्पना को अधिक तीक्ष्ण रूप से प्रस्तुत करके अनेकार्थता अथवा अस्पष्टता को समाप्त करने के लिए निर्मित की गई थी। तो वो परिशुद्धकारी जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, परिशुद्धकारी परिभाषा किसी संकल्पना को अधिक तीक्ष्ण रूप से प्रस्तुत करके अनेकार्थता अथवा अस्पष्टता को समाप्त करने के लिए निर्मित की गई है। अब उसके बाद जो है पैसेज है, इसको पढ़ के आप बना सकते हैं। ये 5 क्वेश्चन जो है अपने हाथ में होता है, तो उम्मीद करते हैं कि ये बन जाएगा आपसे। तो इस हिसाब से आज हमारा 8 जनवरी 2025 के शिफ्ट 2 का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। जो भी नेट जेआरएफ के स्टूडेंट हैं वो चैनल से ज़रूर जुड़े, आने वाले समय में आपको अच्छा कंटेंट मटेरियल मिलेगा। थैंक यू।